जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट बिहार स्पेशल। और आज के सेशन में 27 मई 2024 का मोस्ट लालन टॉप क्वेश्चंस बिहार स्पेशल का लेकर आया हूं। साथ ही साथ इस महज 10 मिनट के अंतराल का यह मोस्ट करंट अफेयर्स के साथ बिहार स्टैटिक जीके भी लेकर आया हूं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हुए हैं अपने इस संख्या की पहली उड़ान की तरफ और देखने को प्रेरित होंगे कि बिहार में किस प्रकार से गतिविधियां देखने को मुझे मिल रही हैं। बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है किस प्रकार से करवट लेता है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। चलिए हम बात करेंगे बिहार के हाल ही में किस जिले में प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग का अभिनव में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें क्या मिला है, तो इन्हें मिलता है नटराज कला सम्मान 2024। नाम इनका क्या होगा, रंगकर्मी प्रसाद जी हैं रत्नेश्वर, और नटेश्वर जी को नाट्य संवर्ग अभिनव में विशिष्ट योगदान के लिए मिला है और नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यह इनका संबंध क्वेश्चन पूछ रहा है, इनका संबंध किस जिला से है। इनका संबंध अगर पूछे तो इनका आंसर बनेगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण से इनका संबंध था। आपके जहन में एक क्वेश्चन बनता होगा कि गुरुदेव ये शायद हो सकता है का कि ये जो नटराज कला सम्मान है यह किसके द्वारा आयोजन किया गया था। आपने कहा कि हाँ सर, यह गवर्नमेंट आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट के सहयोग से यह देखा जाए तो ये स्टार्ट किया गया था। इतना ही नहीं, यह 23 से 25 मई का यह समय काल चला। 23 से लेकर और 25 मई तक का बीच में इसका आयोजन किया गया, ठीक ना। बात ये भी कहना चाहते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन पूछ दे कि ये तो मिला है पूर्वी चंपारण के रहने वाले जी हैं रत्नेश्वर जी, लेकिन इसका आयोजन स्थल पूछे तो आयोजन स्थल पूछे तो डंके की चोट पर, क्या डंके की चोट पर बताइएगा, रंगशाला प्रेमचंद्र जी के यह पटना में किया गया है। रंगशाला प्रेमचंद्र पटना में जो स्थान है यहीं पे किया गया है। बड़ी बात होती है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रंगे हाथ, अभी हम लगे हाथ, रंगे हाथ तो नहीं, लगे हाथ में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2022 और 2023 के लिए 2024 में 94 कलाकारों को नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें बड़ी सौभाग्य की बात है कि उसमें से 5 हमारे बिहारी भाइयों भी हैं। और सबसे पहले एक पूर्वी गायक जिन्हें हम अपने दिलों में बिठाए संजोए रखते हैं, जिनका नाम है भारत शर्मा व्यास, जो कि यह पूर्वी गायन है और अपने देखा जाए तो क्षेत्र में ये सुप्रसिद्ध होते हैं। अगला रैपिड फायर क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय आयोजन नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम का समीक्षा बैठक किया गया और बिहार की मॉडल को काफी सराहना हुआ है कि बिहार का जो मॉडल है कालाजार को लेकर इसकी बहुत ही भागीदारी अच्छी मानी जा रही है। यह आयोजन किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। ठीक है, आंसर तो बन गया, लेकिन बात किया जा रहा था कि झारखंड के अलावा हमारा उत्तर प्रदेश भी था
और इसके साथ साथ मेरा प्यारा सा बिहार स्टेट भी था। आइए ना एक बार बिहार में स्वागत है, अभिनंदन है। और इस प्रकार से 2 से 4 मई के बीच, यानी कि 2 को हुआ और 3 को हुआ और 4 को हुआ, यानी कि 3 दिवसीय यह मंच आयोजन किया गया था झारखंड की राजधानी रांची में। बड़ी बात यह हो जाता है कि बिहार में अगर कालाजार की संख्या देखी जाए तो 10,000 पर एक व्यक्ति को ये कालाजार से पीड़ित पाया गया है। इसका आशय यह बनता है, मान लो इसका आशय यह बनता है कि बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार किया जा रहा है, तभी तो सराहना हुई है। और बातें करते हैं, ये जो कालाजार किससे फैलता है, ये अपने आप में क्वेश्चन लालंटब एग्जाम के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही लाभदायक पूर्ण साबित होगा। परजीवी बालू मक्खी के कारण यह कालाजार होता है और इसके लक्षण हम देखते हैं, सर में दर्द होना और बुखार का आ जाना इसके प्रथम लक्षण माने जाते हैं। बट वंडरफुल कंडीशन दिस सिचुएशन आर वेरी वेरी मोस्टली एंड देखा जाए तो यह 10,000 में एक व्यक्ति पीड़ित है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में महज कुछ ही दिनों के बाद कालाजार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो यह किससे फैलता है भाई, तो लिख लीजिएगा परजीवी बालवी बालू या बालवी मक्खी के द्वारा। जब मैं स्टार्ट करूं तो कलम और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिएगा भैया, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाए ना तो बड़ी दिक्कत हुई। जब रहुआ एग्जाम हॉल में बैठे तो परेशानी होके लगी। चलिए, अब हम बात करते हैं मई 2024 में बंगाल की खाड़ी। क्या बात है, समय अकॉर्डिंग्स मैं दिखा दूं, यहाँ मैप तो बनाने का स्पेस है नहीं, मैप बनाने का यहाँ स्पेस तो है नहीं, लेकिन इसी में मैं क्या कर लूँगा, अपना स्थान ढूंढ लूँगा। और इधर का क्षेत्र जो है, इधर का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है, डंके की चोट पर याद रखिएगा, रेमल। क्या नाम है, रेमल है, जिसका नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन बनेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक ना। चलिए, हम बात करेंगे कि सर रेमल जो चक्रवाती तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, उसका नामकरण देखा जाए तो एक अरबिक देश जिसका नाम है ओमान, जिसकी राजधानी का है मस्कट उसकी राजधानी। मजे की बात यह है, जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आते हैं उसका नामकरण देखा जाए तो वह 13 देशों के द्वारा दिया जाता है। वह 13 देशों को नाम दिया जाता है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में चक्रवाती तूफानें आती हैं। कहता है कि बताइए कि इस 13 देशों का नाम क्या होगा जो बारी बारी से चक्रवाती तूफानों का नाम देते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, रेमल जिसका अरबिक भाषा है, अरबी भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है रेत, जिसका अर्थ होता है रेत। और बात करता है कि यह अरब देश देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में होने वाले चक्रवाती तूफान में को 13 देशों के द्वारा नाम दिया जाता है। वह देश कौन सा होगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद मालदीव, यमन, ओमान और सऊदी अरब,
कतर और ईरान। यह 13 देशों के द्वारा यह नाम दिया जाता है, बारी बारी से दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि इसको पहचानने में हमको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह कंटेंट कैसा लगा लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट में दम है कि नहीं, इसके पीछे कितनी मेहनत है उसको छोड़िए। बट आपके एग्जाम्स के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके एग्जाम्स के स्वास्थ्य के लिए यह लाभदायक साबित होगा कि नहीं, राइट डाउन करने का प्रयत्न करिएगा। मैं इसका कमेंट बॉक्स में 13 देशों का नाम बता दूंगा, क्योंकि आप इसमें लिखेंगे तो समय लगेगा। चलिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट कहती है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी किस स्टेट में सबसे अधिक हो गया है। मैं बात करूंगा दोस्त 2010 की बातें। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, बिहार सरकार की प्रेशर आया और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। तब से इतना ही नहीं, उसके 30 साल पहले जाऊंगा तो 1990 का दशक आएगा ना, तो 1990 से भारत जो है ना, भारत का एक राज्य जिसका नाम है हमारा प्यारा सा बिहार, 1990 से डॉल्फिन की संरक्षण कर रहा है, डॉल्फिन की यह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो बात करता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या हो गई है, वह भारत की, वह बिहार की पड़ोसी राष्ट्र, जिसे हम क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, यूपी कहते हैं। यूपी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो गंगा नदी बेसिन है, इसमें 4000 से अधिक क्या हैं, यह गंगा नदी बेसिन में 4000 से भी क्या है, अधिक डॉल्फिन है। मजे की बात यह है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसमें भी डॉल्फिन की संख्या बढ़ी हुई है। जो बात करता है सर कि गंगा की जो सहायक नदियां चंबल और मैं कहता हूं घगरा, जिसे हम पहले सरयू के नाम से जानते हैं, 2000 की संख्याओं में डॉल्फिन की संख्या हो गई है, ठीक है। आगे हम गतिविधि बढ़ाते हुए चलते हैं और स्क्रीन पर यह शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलता हूँ, राइट डाउन करते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? यह अपने आप में राष्ट्र का, स्टेट का, इंटरनेशनल लेवल का यह करंट अफेयर्स बना हुआ है कि हाल ही में ये जो विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया है, वह है जिसे हम क्या कहते हैं, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान। यानी इसका नाम क्या दिया गया है, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के द्वारा, टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के द्वारा यह विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला की उद्घाटन किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। बड़ी बात ये किया जाए तो इसकी ऊंचाई देखा जाए तो भाई 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। कितना है, 18,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची खगोलीय वेधशाला जापान की राजधानी टोक्यो में बनाया गया है और यह टोक्यो के आटाकामा वेधशाला है। ये बड़ी बात किया जाए तो रैपिड फायर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहता है कि हाल ही में बिहार के एक पड़ोसी राज्य जिसे WB के नाम से जानते हैं, WB बोले तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट के द्वारा एक रिपोर्ट आई है और एक समझौता जारी किया गया है
कि सभी ओबीसी वर्गों को जो प्रमाण पत्र दिया जाने की बातें की जा रही थी, आरक्षण दिया गया था, वह प्रमाण पत्र रद्द करने की रिजल्ट दे दिया है। लेकिन क्या सभी ओबीसी वर्गों के लिए होगा? कहता है कि नहीं। इसमें जो ममता बनर्जी की जब सरकार आई और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया गया, उसके बाद से जो यह गतिविधि देखने को मिलने लगी, तब उन्हीं लोगों को यह रद्द करने की प्रयत्न किया गया है। जो उसके पहले से ओबीसी लाभार्थी हैं, उनको तो वह ओबीसी का दर्जा प्रमाण पत्र मिलता ही रहेगा। इससे नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ है जो बाद में प्रॉफिट कमाते थे, लाभ के भागी थे। तो हेलो दोस्तों, अभिनंदन है, स्वागत है इस बिहार के यूट्यूब चैनल पीसीएस पॉइंट पटना वाले से, जो कि बिहार स्टैटिक जीके की मैं स्टार्ट करता हूं और आधारशिला जबरदस्त रखता हूं। क्वेश्चन है रैपिड फायर कि हाल ही में कहता है संविधान की 8वीं शेड्यूल में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला पहली क्षेत्रीय भाषा कौन थी? वह क्षेत्रीय भाषा थी मैथिली। कौन थी? मैथिली थी। और मैथिली की जो बात करता है कि सर यह शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, यह कब किया जाता है? तो 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया जाता है और 8वीं शेड्यूल में से रख दिया जाता है। क्या यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वह लाभदायक होगा कि नहीं, यह हिस्ट पुस्ट है कि नहीं, ये कमेंट करके रहुआ सब बताइए एक बार। रैपिड फायर हमने के दूसरा क्वेश्चन कर जाता है स्टैटिक जीके बिहार के कि प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो यह चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो पटना चिकित्सा महाविद्यालय है। महाविद्यालय है। ये क्या किया है? प्लेटिनम जुबली मनाने वाला पहला चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है पटना चिकित्सा महाविद्यालय। बात बहुत इंपॉर्टेंस की है और आपके एग्जाम के स्वास्थ्य के लिए है। कहता है कि स्टेट का माने बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो निकला था, जो साप्ताहिक था, उसका नाम क्या था? जो कब निकला था? द बिहार हेराल्ड से निकला था। क्या निकला था? इसका नाम था द बिहार हेराल्ड। बट इसकी अगर देखा जाए तो पब्लिकेशन 1875 में ही हो चुका था। 1875 में ही यह द बिहार हेराल्ड की पब्लिकेशन हो चुकी थी। कहता है कि अच्छा ठीक है, साप्ताहिक की तो आपने बात मान लिया, लेकिन स्टेट का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो कहता है कि यह सर्च लाइट था। क्या था? द सर्च लाइट था। बिहार की प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट, बिहार की प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका, उसका नाम है द बिहार हेराल्ड। 1875 में यह प्रकाशित हो चुका था। डंके की चौक पर यह क्वेश्चन करता है कि सर बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन लोकसभा अध्यक्ष किसे बना गए थे? माने लोकसभा अध्यक्ष बने थे, लेकिन वह कौन बने थे? जिनका नाम है सुर्खियों में चलता है, इतिहास में चलता है, इतिहास गवाह है, बलिराम भगत जी बने थे। कौन बने थे? बलिराम भगत बने थे। बिहार का प्रथम राजनीतिज्ञ, लोकसभा में जाकर ये अध्यक्ष बने थे। अपने आप में क्या गौरव की बात नहीं है? गौरव की बात है। यह है, कहता है कि स्टेट का एकमात्र स्वर्ण भंडार कहाँ है भाई? जहाँ सोने का भंडार है बिहार में, वह बिहार का जिला कौन होगा? बिहार का जिला जो नक्सलियों से प्रभावित है, वह जिला है जमुई। जिला जमुई, करमाटिया गांव है
करमाटिया गांव है और वहाँ का है तो सोना का गोल्ड का क्या है भंडार है। और यह किस जिला में है जमुई जिला में है। कहाँ है जमुई जिला में है। सोना का भंडार है ये करमटिया गांव में। जमुई जिला जहां नक्सलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन नक्सली वहां की आम जनता से देखा जाए तो परेशान नहीं करते हैं। मैंने अध्ययन किया, एग्जाम्स देने के दौरान मैं पटना में और जमुई से आए बच्चों से हमने संपर्क किया, भाई मुकेश जी से, और हमने प्रयत्न किया पूछने का। उन्होंने कहा कि नक्सली हम लोग को देखा जाए तो परेशान नहीं करते हैं, नक्सली तो खुद सरकार से पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं। सरकार से बोलते हैं कि अगर शासन प्रशासन अच्छा से आप नहीं चला पाते हैं तो अपना बागडोर का दे दीजिए, हमें दे दीजिए। इतनी बहुत ही अच्छी बातें कहते हैं ये नक्सली जो कि जमुई क्षेत्र के हैं। ठीक ना। चलिए गतिविधि आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं स्टेट का प्रथम खगोलीय वेधशाला। हमने तो वेधशाला दुनिया का सबसे ऊंचा पढ़ लिया। देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है, एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला पढ़ रहे हैं, टोक्यो वेधशाला। टोक्यो के विश्वविद्यालय के द्वारा यह आटाकामा वेधशाला बनाया गया है टोक्यो में। 18,500 फीट ऊंचा पर है। लेकिन यह बिहार की प्रथम वेधशाला की बात करता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। क्या होगा इंदिरा गांधी वेधशाला कहाँ है पटना में है। पटना जहाँ होता है हमेशा घटना। और हम बात करते हैं रउआ सबके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट में स्थापित होके वाला, बिहार में स्थापित होके वाला पहला बैंक कौन रहे। कमेंट करके रउआ बताई, अगर याद होके तब, नहीं तो हमनी के द्वारा बताओ सुनी। तो पहला स्टेट का स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था। कौन है इलाहाबाद बैंक है बिहार में स्थापित होने वाला वो पहला बैंक। अगला नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहा है भैया कि स्टेट का प्रथम मैथिली फिल्म, यह मैथिली भाषा की बात कर रहा है। और दूसरा कह दिया मैथिली फिल्म कौन था तो कन्यादान था। स्टेट का प्रथम मैथिली फिल्म कौन थी कन्यादान। आगे हम बातें करेंगे कि स्टेट का प्रथम भोजपुरी फिल्म, भैया हो भोजपुरी फिल्म कौन रहे तो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। क्वेश्चन क्या था कि स्टेट के कहता कि स्टेट के भोजपुरी फिल्म कौन रहे कि गंगा मैया तो हके पियरी चढ़ाइबो। यह बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म रहे। गतिविधि आगे बढ़ाओ जाई तो क्वेश्चन आई कि बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन था भाई तो वह फिल्म था कल हमारा है। आज हमारा नहीं है, नहीं, इसमें कह रहा है कि कल हमारा है, जो कि यह पहला फिल्म था। निर्देशन देखा जाए तो गिरीश रंजन जी के द्वारा था। गिरीश रंजन जी के द्वारा यह फिल्म आया गया, फिल्म कल हमारा। आज के सेशन दोस्त यहीं पे बैंड करते हैं, अनुमति देते हैं, लेना चाहते हैं आपसे। और फिर जोश और खरोश के साथ, जज्बे के साथ बिहार में नौकरी लेनी है। बिहार की अंतिम पड़ाव पर बिहार के विकास के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, तो तन मन धन के साथ मेहनत करना होगा। और आइए हम बिहार को एक विकसित स्टेट बनाने का प्रयत्न करें और हमारा सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के लिए। टेक केयर, जय हिंद।